हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीडब्ल्यूएससी पेट तथा वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। जो टाइलिन एंजाइम है उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। टाइलिन एंजाइम है वो लार से संबंधित है। टाइलिन मानव अथवा तथा कुछ जंतुओं के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम है। टाइलिन मानव अथवा कुछ जंतुओं के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम है या एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं एमाइलेज एंजाइम है। अल्फा एमाइलेज है या स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है। जो टाइलिन एंजाइम है स्टार्च को शुगर में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अतिनिस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? अतिनिस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। अतिनिस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अतिनिस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं, निस्यंदन, पुनरावशोषण एवं श्रवण। मूत्र निर्माण में कितनी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से हैं? 3, निस्यंदन, पुनरावशोषण एवं श्रवण। अति सूक्ष्म निस्यंदन इसे कहते हैं अल्ट्राफिकेशन क्रिया द्वारा रक्त में मौजूद यूरिया एवं अन्य उत्सर्जित पदार्थ का वृक्क से छनन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूत्र का सामान्य घटक है। मूत्र का सामान्य घटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, एल्ब्यूमिन जो है मूत्र का सामान्य घटक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मूत्र हल्का अम्लीय, इसका पीएच होता है 6। मूत्र हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच 6 होता है। जो पीएच स्केल है वो क्या मापता है? ये एसिडिटी या क्षारीयता को मापता है। इसका जो पीएच है, पीएच पैमाना सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। मूत्र में 95% जल होता है, लगभग 9.3 ग्राम प्रति लीटर यूरिया होती है। यानी 1 लीटर यूरिया में 1 लीटर पेशाब में 9.3 ग्राम यूरिया पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? तो मनुष्यों में यूरिया बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत, लीवर में यूरिया बनता है। अगला प्रश्न है, यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। लीवर यानी यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। यह उत्सर्जन का जैव रासायनिक पहलू है। इसमें आर्निथिन, सिटोलिन, आर्जिनिन का चक्रीय उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती हैं। जो किडनी होती हैं उनमें क्या है, बड़ी मात्रा में निस्यंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो नेफ्रॉन है गुर्दे की क्या है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किडनी की या गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यह वृक्कीय कोशिका और वृक्क नलिका से बनी सूक्ष्म संरचना है। प्रत्येक मानव गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन मिलते हैं। किडनीज में क्या है, लाखों नेफ्रॉन मिलते हैं। यह अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से निस्यंदन के द्वारा बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे पेट में स्थित पाचक रस मुख्य रूप से कौन है? हमारे पेट में मुख्य रूप से पाचक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह आमाशय में पाया जाता है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस है मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हमारे पेट या आमाशय, इसे बोलते हैं स्टोमच, से स्रावित मुख्य पाचक रस को जठर रस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है, होता है। जठर रस की उच्च अम्लता इसमें उपस्थित HCl के कारण ही होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा में। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, उपापचय की
एक क्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 एवं पानी के संयोग से हरे जो पौधे होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस या क्रिया। इसमें क्या होता है, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, 12 अणु जल के, पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली जो ऑक्सीजन है पानी के विघटन से निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा जो सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो फोटोसाइंथेसिस जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें जो पानी का संघनन, मोम का पिघलना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन या पौधों में प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण या एक रासायनिक परिवर्तन या प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। अगर क्लोरोफिल को जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम यानी Mg तत्व शेष बचेगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पर्णहरित यानी जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या हैं, हरे होते हैं। पौधों द्वारा पर्णहरित के उत्पादन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। पौधों द्वारा क्या है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम अति आवश्यक होता है। पर्णहरित के अणु में एक मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है जो जलाने पर शेष बचता है। अब आगे प्रश्न है विटामिन और पोषण से। विटामिन शब्द किसने दिया था, जो टर्म या कह सकते हैं वर्ड है विटामिन डिराइव फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें। कासिमिर फंक, जिनका पूरा नाम था कासिमिर फंक, ने विटामिन शब्द दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो विटामिन सी होता है नारंगी में। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, विटामिन सी होता है नारंगी में। नारंगी इसे बोलते हैं संतरा में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। नारंगी फल में विटामिन ए, ई, B6, विटामिन सी भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर गहरे लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। कौन सा एक विटामिन की कमी से रोग होता है जिसमें क्या है, चेहरा, गर्दन और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है पैलाग्रा। पैलाग्रा रोग में चेहरे, गर्दन, हाथ, पैरों पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। विटामिन B3 होता है जिसको बोलते हैं नियासिन, से क्या होता है, जब कमी हो जाएगी विटामिन B3 की तो पैलाग्रा हो जाता है। इसे बोलते हैं चर्म ग्राह। पैलाग्रा से ग्रसित रोगी के चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि विटामिन B3 के स्रोत हैं, इनको खाएंगे तो ये सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा होगा, तो भी बताया पैलाग्रा, इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं लाल रंग के स्किन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से मुंह, गले, पैर और पंजों में लाल रंग के धब्बे बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें पैलाग्रा राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से जाना जाता है, तो B3 जो है उसको नियासिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। रक्त स्कंदन यानी थक्का जमने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, विटामिन के। रक्त के थक्का जमने या स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के, नेफ्थोक्यूनान इसको बोलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस विटामिन को रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक ब्लड बाहर हो जाएगा, इसलिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन से संबंधित है, किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है,
तो यहाँ पे विटामिन B2 दिया है, तो विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B1 होता है थायमिन, विटामिन B2 होता है राइबोफ्लोविन और विटामिन B3 होता है नियासिन। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन B1 होता है थायमिन, विटामिन B2 होता है राइबोफ्लोविन और विटामिन ए है रेटिनॉल, विटामिन बी होता है थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन सी है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टोकोफेरॉल और विटामिन के जिसे थक्का जमाने के लिए प्रयोग होता है बॉडी में यूज, तो उसे बोलते हैं नेफ्थोक्यूनान अथवा फिलोक्यूनान। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन के को नेफ्थोक्यूनान या फिलोक्यूनान बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ये राइट नहीं है। बाकी विटामिन B1 थायमिन, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड राइट है। तो इसमें विटामिन सी सुमेलित नहीं है, इसका होता है विटामिन डी का रेटिनॉल, विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल, तो इसमें ये राइट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन, थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें रिकेटस, बेरीबेरी, सी रतौंधी, डी पेलाग्रा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। विटामिन B1 जिसे बोलते हैं थायमिन की कमी से बेरीबेरी डिजीज हो जाता है। जो BC विटामिन होते हैं, बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। बाकी ADE के जो विटामिन होते हैं ये सभी फैट में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में ADE के होते हैं, ADEA के ये इधर देख सकते हैं आप, ADE के हैं विटामिन वसा में घुलनशील हैं। BC याद कर लीजिए जल में घुलनशील हैं, वाटर सोल्युबल और फैट सोल्युबल। अगला प्रश्न है वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के उपलब्ध हैं? तो 4 प्रकार के। ADE के हैं, ये फैट में सोल्युबल हैं। BC 2 हैं, ये वाटर सोल्युबल हैं। अगला है वसा में घुलनशील, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट है, ADE के, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नेफ्थोक्यूनान, इनका कह सकते हैं रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो BC जो होते हैं ये जल घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्युबल, तो ये राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो सी, विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का यानी रेटिनॉल का अच्छा स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए मछली का तेल, बी चीनी, नारियल का तेल, केला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो विटामिन ए है रेटिनॉल, वो मछली के तेल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, एक प्रचुर स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अगला प्रश्न है रतौंधी को क्या बोलते हैं? निकटोलोपिया, इसमें निकट का नहीं दिखता है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी के क्या कारण होते हैं? विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा डिजीज यानी रोग हो जाता है? तो रिकेटस हो जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है, वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है, इसका स्रोत सूर्य की किरणें हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है, विटामिन सी। स्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो विटामिन सी है एक जल घुलनशील विटामिन है, इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड। इससे क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।